जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री से विभिन्न टॉपिक से प्रश्न लेकर आए हैं केमिस्ट्री के। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपका पदार्थों की संरचना एवं वर्गीकरण से तथा ये मिश्रण को अलग अलग करने की प्रमुख विधियां से संबंधित है। इसमें प्रश्न पदार्थों के पृथक्करण एवं प्रकार से संबंधित इसमें प्रश्न है। धातु अधातु और उपधातु से संबंधित इस वीडियो में हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ऑप्शन है आपका द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठोस। ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है, इसलिए ये मजबूत होते हैं। आगे करते हैं। किस समय विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है? तो किस द्रव्य की किस अवस्था में विसरण सबसे अत्यधिक तेजी से होती है, सबसे तेजी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, गैसों में। गैसों में जो विसरण होती है वो बहुत ही तेजी से होती है, अत्यधिक तीव्रता से होती है। अगला प्रश्न है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ये पूछ रहा है कि अगर अमोनिया गैस है तो कपूर को हम क्या कहेंगे? तो कपूर को हम जो है ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस। अगला प्रश्न है, मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है? मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है? तो मिश्रण जो है समांगी भी हो सकता है, विषमांगी। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, समांगी और विषमांगी। इसमें दोनों है शामिल, इसलिए हम ऑप्शन सी को लेंगे, समांगी और विषमांगी। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु इसमें से किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठोस विलयन। ठोस विलयन जो है एक मिश्र धातु का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सा आपका विषमांगी मिश्रण है? तो जो दूध का मिश्रण होता है ये विषमांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण नहीं है। पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु, ये सबका समांगी मिश्रण है, जबकि ये दूध का विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें। विषम इस सब में से कौन सा विषम है? वायु, मिश्र धातु, दूध तथा जल, इनमें से विषम कौन सा है? तो जल है, जो जल वह विषम है। वायु, मिश्र धातु तथा दूध ये तीनों ही मिश्रण होते हैं, जबकि जल शुद्ध होता है, तो ये अलग है इस तरह से। अगला प्रश्न है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं हैं, ब्लैंक है, उसके बाद पदार्थ। कौन सा पदार्थ सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होते हैं? तो कोलाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलाइड। अगला प्रश्न करते हैं, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अमिश्रणीय। अमिश्रणीय अर्थात उसका मिश्रण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली स्थान है, ब्लैंक है। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या होता है? तो शक्कर के घोल में शक्कर जो होता है एक घुला हुआ पदार्थ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? घुला हुआ पदार्थ के रूप में। प्रश्न है, ब्लैंक पहले ही दे रखा है, खाली स्थान, एक यौगिक नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया हो, इसमें से आपको चेक करना है कौन सा है जो एक यौगिक नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहला ही ऑप्शन जो लेड है, Pb, ये क्या है? ये एक तत्व है, ये यौगिक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण, ब्लैंक
का एक उदाहरण है। खाली स्थान है का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? तो रेत और चीनी का मिश्रण जो है एक विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विजातीय मिश्रण का। आगे देखते हैं। पहले ही खाली स्थान दे रखा है। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। कौन सी जो है प्रकृति में क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, पॉजिटिव क्वालिटी कंटेंट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धातु है। जो मेटल्स होती है विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो है वह वक्राकार होता है। वक्र के आकार का होता है। वक्र वर्गाकार पर नहीं ध्यान देंगे, ये वक्र के आकार यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलते हैं। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को जो है अघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? अघात वर्धनीयता है, जिस वजह से धातुओं को पतली चादर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में क्या पाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधातु, ऑप्शन सी। अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य यानी लचीली होती है? तो जो चांदी होती है, एजी बोलते हैं जिसको, इसका साइन है एजी। एजी से चांदी को दर्शाते हैं हम। तो चांदी जो होती है सबसे अधिक लचीली होती है। अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहा जो होता है उसको कठोर बनाने के लिए और भी मजबूत बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन मिलाने से लोहा जो है और अत्यधिक मजबूत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सबसे तन्यशील धातु कौन सी है? तन्यता जो होती है, तन्यता किसी मेटल को एक पतले तार के रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है? तन्यता उसकी क्वालिटी होती है, तन्यता। तो इसमें से जो है, इसमें सबसे ज़्यादा तन्यशील कौन सी होती है? तो जो एयू होती है, एयू, ये है सोना, गोल्ड जिसे बोलते हैं, वो गोल्ड को सबसे अत्यधिक पतले तारों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोलिएबल ब्लैंक के गुण को दर्शाता है। मोलिएबल जो है किसके गुण को दर्शाता है? तो मोलिएबल जो है धातु के गुण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? तो धातु का वह गुण जो है धात्विक चमक कहलाती है। क्या कहलाती है? धात्विक चमक कहलाती है, जिससे उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अगला प्रश्न है, धातु को पतली तार के रूप में व्यक्त करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अभी पीछे ही पढ़े हैं, जो सोना होता है वो सबसे ज़्यादा तन्यशील पदार्थ होता है। तो जो तन्यशील से हम किसी पतली तार में व्यक्त करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तन्यता। अगला प्रश्न पर चलते हैं। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, ब्लैंक है, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पर कैसे होते हैं? तो ये बेसिक होते हैं, बेसिक क्षार प्रकृति के होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? कौन सी अधातु पूछ रखा है, कौन सी अधातु जो है कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो जो ब्रोमीन होती है वह कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में होती है। और अगर मेटल पूछता है धातु, जब यदि मेटल पूछता है तो जो Hg होता है, पारा जिसे बोलते हैं, वह कक्षीय ताप पर क्या होती है?
लिक्विड स्टेट में रहती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, और अधातु हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं हमें? अम्लीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? ये अभी पहले ही बताया है। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो हमारा पारा जो होगा कक्षीय ताप पर क्या होती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। क्या है? पारा। और अधातु की बात करें तो अधातु कौन सी थी? तो अधातु जो है ब्रोमीन थी। कौन सी थी? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अधातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो जो अमोनियम क्लोराइड है वह ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन में डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में परिवर्तन हो जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो जो बर्फ होती है वह निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो बर्फ जो होती है वह ऊर्ध्वपातन नहीं होती है, क्योंकि बर्फ जो होता है बर्फ का टुकड़ा जो होता है वो पहले बर्फ के बाद सॉलिड स्टेट में होता है और उसके बाद लिक्विड में जाता है, तब जाकर वह गैस में परिवर्तित होता है। सॉलिड से लिक्विड तब जाकर गैस में परिवर्तित होता है। जबकि अमोनियम क्लोराइड, नौशादर और कपूर है जो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में चला जाता है, इसलिए यह ऊर्ध्वपातन है और बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? निम्न में से कौन सी विधि जो जल को पंकिल से अलग करती है? तो निस्यंदन विधि जो होती है जल से पंकिल को अलग करती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जो विपरीत पराशरण है, रिवर्स पराशरण, उसका प्रयोग जो है हम जल शोधन की प्रक्रिया में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये तो पहला वाला ही क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। विपरीत पराशरण वैसा ही है, उसमें थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया था कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें शुद्ध बनाने के लिए पूछ दिया। सेम क्वेश्चन है, इसका भी विपरीत पराशरण ही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों द्वारा किया जा सकता है? कौन सा मिश्रण जो है अलग अलग कीपों द्वारा किया जा सकता है? तो तेल और पानी का मिश्रण जो है अलग अलग कीपों या फनल भी बोलते हैं, फनल के द्वारा किया जा सकता है। कीपों या फनल द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। इसमें एक तकनीक दिया गया है समुद्र में पानी के अलवणीकरण के, तो देखकर आपको बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आसवन। आसवन जो है एक उनमें से एक तकनीकी है जिससे समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का उपयोग जो है कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चाक के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो अवसादन द्वारा। अवसादन प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवसादन प्रक्रिया के द्वारा पानी और चाक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। चाक जिसे खड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाक को
खड़िया भी बोलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, सौर पैनल में निम्न में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल होते हैं, जो सोलर प्लेट होते हैं, उनमें जो है सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।